बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले लाल निशान की बात। ग्वालियर में नगर निगम के एक्शन से खलबली मची हुई है। निगम की टीम ने 244 निर्माणों को तोड़ने के लिए रातों रात लाल निशान लगा दिए। 6 घंटे के अल्टीमेटम का नोटिस चस्पा कर दिया गया है। शहर के किला गेट से सेवा नगर पुलिया तक तोड़फोड़ की तैयारी के खिलाफ सुबह होते ही विरोध शुरू हो गया। दरअसल नगर निगम अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी में है। निगम के अल्टीमेटम के 6 घंटे का वक्त खत्म हो चुका है। ऐसे में कभी भी कार्रवाई शुरू हो सकती है। अवैध निर्माण पर एक्शन के लिए पुलिस प्रशासन और निगम के अधिकारी बड़ी संख्या में मौजूद हैं। यह इलाका ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का है। इससे पहले भी वो माफी मांगकर बोल चुके हैं कि अगर शहर की सुंदरता के लिए, अच्छे काम के लिए ये होना है तो ये तोड़फोड़ होगी। आप चाहें तो मुझे इस बात के लिए पनिश कर सकते हैं, सजा दे सकते हैं। फूलबाग से किला गेट तक रोड तक की जो चौड़ाई है, सेवानगर तक तो ठीक है, लेकिन सेवानगर से किला गेट के बीच की रोड में 27 से 30 फीट चौड़ी रोड है। रोड के दोनों संपत्तियों पर 5 से 6 फीट के निशान लगाए गए हैं। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस मैदान में है। जिला कांग्रेस पीड़ित लोगों के साथ किला गेट चौराहे पर धरने पर है। उसका साफ कहना है कि किसी भी कीमत पर 1 इंच मकान और दुकान टूटने नहीं देंगे। यहाँ का ऐसा है कि निशान तो भी नगर निगम ने लगाए हैं और आज हम इस जगह पर कम से कम 70 साल से निवास कर रहे हैं। पूरी जिंदगी हमारी गुजर गई, आज हमारी 90 साल की उम्र हो गई। अब हम ये आसीना तुमने तोड़ दिया, कहाँ जाएंगे हम, क्या करेंगे हम? 5 फुट रोड से 5 फुट लिया उन्होंने, तोड़ा जाएगा। हाँ, तोड़ने का ही निशान लगाया। उन्होंने ये कहा कि आप अपने हाथ से हटा लो। हमारी ये मांग है कि मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर जी की कथनी करनी में अंतर क्यों? झूठ और पाखंड जनता के साथ क्यों? जनता के साथ धोखाधड़ी क्यों? जब 2014 के अंदर इस प्रकार की कार्रवाई की बात आई थी तो इन्होंने कहा था, इसी जगह कहा था कि आपका बेटा, आपका सेवक, आपका लाल 1 इंच नहीं टूटने देगा। अगर बुलडोजर चलेगा तो प्रद्युम्न सिंह तोमर की छाती पे चलेगा। आपने प्रशासन से कहा था कि ये 100 साल पुरानी दुकानें हैं, 100 साल पुराने मकान हैं, अतिक्रमण कैसे हो गया? 1 इंच टूटा तो महापाप होगा। अब यही कह रहे हैं, विकास की बात कर रहे हैं। अब ये पाप पुण्य में कैसे बदल गया? और सिर्फ ग्वालियर नहीं, जबलपुर में भी अवैध निर्माण के खिलाफ एक्शन जारी है। जबलपुर में 60 कॉलोनाइजर्स पर बड़ा एक्शन लिया गया है। अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर चला है। 25 लोगों के खिलाफ FIR तक दर्ज कर ली गई है। बीते 8 महीने से फर्जी टाउनशिप पर शिकंजा कसा जा रहा है। फर्जी टाउनशिप जमींदोज की जा रही हैं। अभी तकरीबन 8 महीने के भीतर 60 फर्जी कॉलोनाइजर के विरुद्ध में कार्रवाई की गई है। 60 उनकी भूमि को एक तो नॉन ट्रांसफरेबल कर दिया गया और उसमें क्रय विक्रय पर रोक लगा दी गई और तकरीबन 25 अवैध कॉलोनाइजरों के विरुद्ध में FIR दर्ज कराई गई है। बिल्कुल होना चाहिए। वो तो ये एक पैकेज है। पैकेज का मीन्स है कि उसमें बहुत सारी चीजें रहती हैं कि जैसे उसमें डाइवर्सन एक फर्स्ट स्टार्टिंग का पॉइंट है, लेकिन ये अपने आप में ये कंप्लीशन नहीं है। डाइवर्सन के साथ साथ आपको कॉलोनी लाइसेंस लेना होगा, TNCP से कराना होगा, विकास अनुमति लेनी पड़ेगी, फिर उसके बाद आपको रेरा का नंबर लेना पड़ेगा। इसके बाद ही आप आगे की कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन वे लोग सिर्फ इतना कहते हैं कि डाइवर्सन कर दिया गया है। और सुशील कौशिक ग्वालियर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रतीक हमारे सहयोगी जबलपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्या कुछ अपडेट है उनसे लेते हैं। सुशील, अभी हम सुन रहे थे कांग्रेस का बयान कि 2014 में लाल ने कहा था कि वो 1 इंच जमीन नहीं फूटने देंगे। लाल तो अब भगवा हो गया। सवाल यह है कि कांग्रेस ये साफ क्यों नहीं करती कि क्या वो बेजा कब्जे के साथ है? सुशील, बिल्कुल सही बात है। देखिए, कहीं ना कहीं ग्वालियर के सेवानगर से लेकर फूलबाग तक ये पूरी रोड चौड़ीकरण का काम चल रहा है। ये पूरा जो रोड है ये किला गेट तक जाता है और यही वजह है कि इस पर लगातार लंबे समय से जो अतिक्रमण था उसको हटाने की कार्रवाई के लिए प्रशासन सक्रिय था। लेकिन अब फ्री हैंड मिलने के बाद जो है प्रशासन ने कार्रवाई शुरू की। पहले फेज़ में अतिक्रमण यहाँ से कुछ इलाके से चौराहे से हटाया गया। आज करीब 250 से ज़्यादा जो संपत्तियाँ हैं उन पर लाल निशान लगाए गए। 6 से लेकर 8 फीट तक चौड़ाई का
दोनों तरफ तोड़ा जाना है दुकानों को, कई दुकानों को। तो ऐसे में अब विरोध जो है व्यापारी तो कर ही रहे थे, कांग्रेस भी मैदान में आ गई, लेकिन कहीं ना कहीं जो चौड़ीकरण का काम हो रहा है वो नगर निगम के पुराने नक्शे, इसके अलावा केंद्र सरकार की स्मार्ट सिटी योजना सहित तमाम योजनाएं, उन योजनाओं के मद्देनज़र करीब 25 से 30 साल का जो भविष्य होगा उस आधार पर इस सड़क का निर्माण किया जा रहा है। और यही वजह है कि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जब शुरू हुई तो विरोध भी हुआ और इस पर कांग्रेस भी सियासत कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि इन लोगों को मुआवजा देना चाहिए, मोहलत देना चाहिए, अतिक्रमण हटाने से पहले विस्थापन की प्रक्रिया होना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि जब इन सड़कों पर अतिक्रमण किया गया था, लंबे समय तक अतिक्रमण रहा और अब जब ये अतिक्रमण जायज़ है, जिसे हटाना ज़रूरी है, तो उसी आधार पर कार्रवाई नगर निगम कर रही है। प्रशासन ने इनको नोटिस भी दिया है और हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी है। अब इसके बाद कांग्रेस विरोध जरूर कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी कार्रवाई आज जो शुरू होना है, अभी तक कार्रवाई तो शुरू नहीं हो पाई, लेकिन किसी भी वक्त प्रशासन कार्रवाई कर सकता है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का विरोध है। तो इसमें सवाल ये भी खड़ा होता है कि क्या जो बेजा कब्जे हैं या शहर की सुंदरता के लिए जो काम हो रहे हैं उन कामों के खिलाफ कांग्रेस काम कर रही है। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं सियासत का मुद्दा है, तो सियासत जरूर होगी। जी जी जी, चलिए प्रतीक भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रतीक, छोटी जगह पे कब्जा कर लिया जाए, सरकारी जमीन पर कब्जा कर लिया जाए, एक दो प्लॉट हो जाएं, कॉलोनी की कॉलोनियां, अवैध कॉलोनियां खड़ी हो जा रही हैं, टाउनशिप खड़ी हो जा रही हैं। प्रतीक, देखिए बिल्कुल ललित, कहीं ना कहीं हैरत कर देने वाला है पूरा मामला है। और जहां तक मध्य प्रदेश के शहर जलपुर की बात करें तो संभवतः ये पहला शहर होगा जहां 60 कॉलोनाइजर्स पर कार्रवाई की गई है, 25 पर एफआईआर दर्ज कर दी गई। स्पष्ट तौर पे जो आशियाने होते हैं, सपनों के आशियाने आम लोगों के होते हैं, क्योंकि अमूमन मध्यम वर्गीय परिवार शहर में तो खरीद नहीं सकता, इतने ज्यादा रेट है, लेकिन अमूमन शहर के आसपास के इलाकों में जहां ऐसे फर्जी टाउनशिप डेवलप किए जा रहे हैं, डाइवर्शन हो चुका है। आप तो फंसा लीजिए, प्लॉट 10 लाख रुपए में आपको 1000 स्क्वायर फीट का प्लॉट मिल जाएगा, ये तमाम जो वादे हैं वो किए जाते हैं, लेकिन दरअसल इनकी अगर जमीनी हकीकत समझी जाए तो ये फर्जी होते, क्योंकि ना तो कॉलोनाइजर लाइसेंस है, ना ही आप उस टाउनशिप को डेवलप कर पाएंगे, ना वहां पे बेसिक सड़क, नाली, पानी, बिजली की व्यवस्था हो पाएगी। और अमूमन ऐसे में ही निवेशक ठगे जाते हैं। तकरीबन 60 कॉलोनाइजर्स पे कार्रवाई कर दी गई है, लगातार बुलडोजर चले हैं। एक बड़ा कहीं ना कहीं यहाँ पे हमें हमला देखने को मिला ऐसे कॉलोनाइजर्स पर, लेकिन फिर भी जैसे ही सक्रिय होते हैं, जब भी पेपर में एडवर्टीजमेंट देते हैं लुभावने, तभी अगर प्रशासन सक्रिय हो जाए तो अमूमन जो लाखों रुपए फंसे हैं निवेशकों के वो बच जाते हैं। लेकिन जो भी हो, प्रशासन ने एक अच्छी कार्रवाई की है। 8 महीनों के भीतर ऐसे 60 से अधिक कॉलोनाइजर्स पे कार्रवाई कर ली गई है, 25 पर एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। और ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा कुठाराघात पहुंचाते हैं उन तमाम मध्यम वर्गीय परिवारों पर जो अमूमन 10 लाख या 15 लाख रुपए की लालच में आकर के, लालच तो नहीं कहूंगा, लेकिन कम से कम ये उनके कहीं ना कहीं दायरे में रहती है प्रॉपर्टी, उसमें फंसाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब उसके फाइनेंस के लिए अप्लाई करते हैं तब पूरी हकीकत खुलती है। और ऐसे अमूमन तकरीबन हर कॉलोनी में ऐसे ठगी के शिकार जो इंसान होते हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। और एसपी ऑफिस में भी एक लंबी शिकायतें रहती हैं जो हर बार जनसुनवाई में भी सामने आती है। तो बेशक प्रशासन ने कार्रवाई की है और अपील की है कि रेरा अप्रूव्ड कॉलोनी या जो कॉलोनाइजर्स होते हैं उनका रेरा का सर्टिफिकेट देख लें, उसके बाद ही निवेश करें। ललित, बिल्कुल रेरा की बात आपने कही है। हालांकि रेरा को लेकर लोग कितने जागरूक हैं यह भी एक बड़ा सवाल रहता है। कोई प्लान आ जाता है और लोगों को उसकी जानकारी तक नहीं होती है। सुशील, मैं आपके पास आना चाहूंगा। जब भी चोर मन के साथ सरकारी जमीन पर आप 2 कदम बढ़ा लेते हैं, वो सड़क भी हो सकती है, तब आपको डर रहता है। उसके बाद 1-2 दिन, 5, 7, 10 साल बाद आप उसे अपनी पितृ संपत्ति, पापा की संपत्ति, पितृ संपत्ति समझने लगते हैं। फिर भी क्या कोई बीच का रास्ता निकाला जाएगा या लाल निशान फाइनल है? देखिए, जिस तरह से ग्वालियर के किला गेट से फूलबाग तक के सड़क चौड़ीकरण का काम है, ये पिछले 5 सालों से लगातार इसके लिए प्रयासरत था, प्रशासन भी। उसके अलावा मंत्री खुद भी पिछले, जब से वो बीजेपी में आए, मंत्री बने, तब से भी वो प्रयास कर रहे हैं। इसके पहले कांग्रेस सरकार के समय भी इस तरह की योजना बनी थी, कमलनाथ सरकार के समय भी, कि अतिक्रमण हटाया जाए। लेकिन विरोध के चलते जो है, व्यापारियों के विरोध के चलते बैकफुट पे प्रशासन और जो सत्ताधारी थे उनको आना पड़ा था। लेकिन चूंकि अब ये अंतिम समय है जिसमें इस सड़क का चौड़ीकरण होना है, और निश्चित तौर पर इस बात को जब सरकार ने तय कर लिया कि शहर की सुंदरता के लिए, शहर के विकास के लिए, आने वाले 25 से 30 साल के भविष्य के ग्वालियर के लिए इस सड़क का निर्माण जरूरी है, तो इस काम को शुरू किया गया। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जिन लोगों ने सड़क के दोनों किनारों पर 5 से 7 फीट, 8 फीट तक अतिक्रमण कर रखे हैं,
उन लोगों में परेशानियां तो है, क्योंकि बेजा कब्जा करके कई सालों से जब यहाँ लोग बैठे हुए हैं, तो जब अतिक्रमण की कार्रवाई होगी तो निश्चित तौर पर विरोध होगा, और वो विरोध हो रहा है। रहा सवाल कांग्रेस का, तो निश्चित तौर पर 2023 में विधानसभा चुनाव है, तो कांग्रेस इस मुद्दे को सियासी मुद्दा जरूर बना रही है और लगातार धरना प्रदर्शन कर रही है। शाम को आज मशाल जुलूस का आयोजन भी कांग्रेस ने किया है व्यापारियों के खिलाफ जो कार्रवाई चल रही है उसको लेकर। तो कहीं ना कहीं ये सभी चीज़ें हैं जिसमें विकास के खिलाफ बाधक बन रही थी ये सड़क के आसपास के अतिक्रमण। इसके अलावा सियासत भी अब जो है शुरू हो गई है इस मामले को लेकर। बिल्कुल बिल्कुल। तो बड़ा सवाल अब यही ग्वालियर से बना रहेगा कि क्या शहर की सुंदरता वोट बैंक से हारती है या जीत जाती है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। चुनावी सीजन में तमाम तरह के मुद्दे सुनाई पड़ रहे हैं। धर्म, धर्मांतरण, भारतीयवाद, छत्तीसगढ़ियावाद, हर मुद्दे पर बहस है। लेकिन देश के भविष्य पर चर्चा कहीं पीछे छूट गई है। देश का भविष्य यानी नौनिहाल यानी बच्चे, अगर अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी तो भविष्य कैसा होगा, देखिए। सिस्टम बदहाल, शिक्षा खस्ता हाल, क्या ऐसे पढ़ेंगे नौनिहाल? प्यून मास्टर साहब शिक्षक नहीं है, जवाब नहीं है, तो फिर बच्चों को कौन पढ़ाएगा? मैं ही देखता हूं। तो शिक्षक नहीं है आज? नहीं है आज, मतलब बच्चे को कौन पढ़ाएगा? मैं ही देखता हूँ। अब आगे क्या कहना है? नौनिहालों के भविष्य को संवारने की जिम्मेदारी अपने कंधे पर उठाए हैं ये प्यून बसंत सिंह मार्को। मिडिल स्कूल बरौता, भरतपुर विकासखंड, जिला मनेंद्रगढ़। स्कूल में शिक्षक नहीं तो बच्चे क्या करेंगे, क्या पढ़ेंगे? बच्चों को यूं इधर उधर देखना अच्छा नहीं लगा तो प्यून ने क्लास लेनी शुरू कर दी। कितनी हैरान करने वाली बात है ना। आप इसमें कौन से पद में है? वृत्त में। तो शिक्षक नहीं है आज? नहीं है आज, मतलब बच्चे को कौन पढ़ाएगा? मैं ही देखता हूँ। आप ही पढ़ाते हैं? बाहर से जितना ये स्कूल का भवन चमचमा रहा है, अंदर से जब झांकेंगे तो उसकी रीढ़ ही टूट चुकी है। किसी स्कूल को बेहतर या बदतर वहाँ होने वाली पढ़ाई की गुणवत्ता के आधार पर ही कहा जा सकता है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि बसौता स्कूल इन मापदंडों से ऊपर उठ चुका है। यहाँ शिक्षक ही नहीं आते तो आकलन किस आधार पर करिएगा? कमरे में दरी पर बैठे ये बच्चे स्कूल में पढ़ने तो आते हैं, स्कूल में बैठते हैं, फिर समय से चले जाते हैं। इस बीच उन्हें 2 अक्षर पढ़ाने की जिम्मेदारी प्यून ने खुद उठा ली। तो ये कोई बोला गया कि आप अपने से पढ़ाते हैं? नहीं, तब सर नहीं है तो मैं ही देखता हूँ। तो जब सर नहीं रहते तब आप पढ़ाते हैं? तो नहीं देखता हूँ, जैसे बच्चा पेट खाली रहता है तो पढ़ाते हैं। मतलब कोटाडोल संकुल के इस स्कूल में 41 बच्चे पढ़ते हैं। यहाँ एक शिक्षक की भी तैनाती है, नाम है नरेश कुमार वर्मा। लेकिन स्कूल में उनकी हाजिरी ना के बराबर। कोई नहीं जानता माट साहब आएंगे कब जाएंगे। जब न्यूज 18 ने स्कूल में शिक्षा की तंगहाली का मुद्दा जिला शिक्षा पदाधिकारी के सामने रखा तो उन्होंने जांच के बाद कार्रवाई की बात कह दी। प्राप्त हुई है, मैं तत्काल विकासखंड शिक्षा अधिकारी भरतपुर को निर्देशित किया हूं कि मामले की पूरी रिपोर्ट मुझको 24 घंटे के अंदर मुझको सौंपें और उस रिपोर्ट के आधार पे यदि कुछ कमी है, गलती है तो उस शिक्षक पे नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। जांच भी होगी, कार्रवाई भी शायद, लेकिन ये आलम सिर्फ इसी स्कूल का नहीं है। प्रदेश में ऐसे कई स्कूल चल रहे हैं जहां की शिक्षा व्यवस्था भगवान भरोसे चल रही है। ये तय करना भी जरूरी है कि ऐसी लापरवाही के लिए क्या सिर्फ शिक्षक ही जिम्मेदार है? क्या ये ऊंचे पदों पर बैठे आला अधिकारियों की जिम्मेदारी नहीं है कि वे रेगुलर स्कूलों में पढ़ाई का निरीक्षण करें? सवाल कई हैं जिसके जवाब ढूंढने हैं और खामियों को दूर करना है। न्यूज 18 के लिए मनेंद्रगढ़ से सुजीत शाह की रिपोर्ट। और मनेंद्रगढ़ आपको लिए चलेंगे, सुजीत सहयोगी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं और फिर हम उनसे अपडेट इस मामले का लेंगे। सुजीत आपको नजर आ रहे होंगे। सुजीत, एक पियून, उसकी अपनी जिम्मेदारियां होती हैं, वो अपनी जिम्मेदारी के अलावा पढ़ाने को तैयार है, पर जिम्मेदारों के कानों पर जूं नहीं रेंगती। सुजीत,
जी देखिए बता दूं, भरतपुर विकासखंड का पूरा मामला है। मिडिल स्कूल बरौता का है। जो ये जो वीडियो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये भरतपुर विकासखंड का है, जहां पे एक बड़ी लापरवाही आ रही है सामने, जहां पे शिक्षक हमेशा अनुपस्थिति रहते हैं, जिसके वजह से वहां पे जो चपरासी है वो स्कूल का संचालन कर रहे हैं। ये एक बड़ा लापरवाही सामने आ रही है। जो जिला शिक्षा अधिकारी, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी की मॉनिटरिंग की कमी की वजह से ये सब सामने आ रहा है। वहीं जो है शिक्षक की भी बड़ी लापरवाही है, जो वहां पे स्कूल लगातार अनुपस्थिति बनी रहती है, जिसको लेकर के एक चपरासी जो कि जिनकी दायित्व है उनका साफ सफाई और बच्चे को केयर करना, वो जो स्कूल में पढ़ा रहे हैं। ऐसे में जो बच्चों का भविष्य है वो अंधकार में है। 41 बच्चे वहां पढ़ते हैं और 41 बच्चे में आपको बता दूं कि वो प्यून पढ़ा रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि शिक्षा का स्तर जो है किस ओर जा रहा है। और साथ ही आपको बताऊं, भरतपुर विकासखंड का ग्रामीण क्षेत्र का पूरा ये मामला है, जहां पे लगातार इस तरह की जो शिक्षक अनुपस्थिति की ये लगातार रहता है, जानकारी मिलती रहती है, जिसके बावजूद जिला शिक्षा अधिकारी हो या ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, यहाँ पे बड़ी लापरवाही सामने आ रही है, जो कि मॉनिटरिंग एक जो लगातार किया जाता है बीच बीच जाकर के, वो उसकी कमी नजर आ रही है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुजीत आपका इस तमाम जानकारी के लिए। छत्तीसगढ़ के रिहायशी इलाकों में खतरनाक जंगली जीवों का मिलना आम बात है, लेकिन कोरबा में किंग कोबरा की जो तस्वीर सामने आई, उसे देखने के बाद रूह कांप जाएगी। जान पर खेलकर कुएं से काले नाग को रेस्क्यू किया गया और इसके बाद जब वो बाहर निकले तब भी क्या वो काबू में रहे, देखिए। कुएं में किंग कोबरा, काले नाग से दहशत, किंग कोबरा की फुफकार, देखिए मौत का रेस्क्यू। झाड़ियों के बीच एक गहरा कुआं, जहां फुफकार रहा था किंग कोबरा। पानी में बेबस लाचार फन फैलाए कोबरा मुश्किल में था। कभी दीवार पर हमला करता तो कभी तैरने लगता। जिसने भी इस काले नाग को देखा उसके रोंगटे खड़े हो गए। तस्वीरें कोरबा जिले के बेला गांव के एक कुएं की हैं। यहां से काफी मशक्कत के बाद विश्वधर का रेस्क्यू किया गया। कि आज मॉर्निंग में बेला में एक कुएं में किंग कोबरा गिरा हुआ था। इसकी सूचना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को मिली थी और स्नेक रेस्क्यू टीम और आरसीआरएस टीम दोनों को मिली थी। तो दोनों ही एक जगह पे गए, उस कुएं से उसको सेफली रेस्क्यू किया गया, जिसमें दोनों टीमों ने मिलके और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने मिलके बहुत अच्छा काम किया और उसको फाइनली हम लोगों ने रेस्क्यू करने के बाद उसको सेफली जंगल में रिलीज कर दिया गया। प्रदेश का कोरबा जिले में बड़ी तादाद में जहरीले सांप पाए जाते हैं। इसका कारण है जिले का अनुकूल वातावरण और घने जंगल। आलम यह है कि कोबरा, भालू, हाथी समेत अन्य जंगली जानवर यहाँ घूमते हुए पाए जाते हैं। इसी का नतीजा है कि ये किंग कोबरा बालको रेंज के बेला गांव तक पहुंच गया और फिर कुएं में गिर गया। जब ग्रामीणों ने कुएं में 11 फीट लंबे काले नाग को देखा तो वन विभाग को इसकी सूचना दी। फिर शुरू हुई किंग कोबरा के रेस्क्यू की जद्दोजहद। जानकारी मिला, बालको क्षेत्र का बेला गांव है, वहां एक काफी बड़ा साइज का किंग कोबरा जो कि कुएं में गिरा हुआ था और काफी लंबे समय से गिरा हुआ था। और जैसे हमको सूचना मिली उसके तत्काल हमने वन विभाग को सूचित किया और वन विभाग के सूचित करने के उपरांत दिशा निर्देश पे, उच्च अधिकारी के दिशा निर्देश पे हम वहां पहुंचे और हम अपनी टीम के साथ और अविनाश यादव भाई अपनी टीम के साथ पहुंचे और एक सुरक्षित उसको रेस्क्यू किया और रेस्क्यू करने के उपरांत उसको वहीं जो सुरक्षित जो जंगल है वहां उसको रिलीज किया गया। बड़े से डंडे के सहारे कोबरा को कुएं से बाहर निकाला जा रहा है। आसपास लोगों की भीड़ जुट गई। लोगों ने बताया कि काफी समय से कोबरा कुएं में गिरा हुआ था। बार बार बाहर निकलने की कोशिश करता लेकिन नाकाम। बहरहाल अविनाश यादव और जितेंद्र सारथी की कोशिश के बाद किंग कोबरा कुएं से बाहर आया तो लोगों ने इस विशालकाय काले नाग को अपने कैमरे में कैद कर लिया। जाहिर है कोबरा काफी समय तक पानी में रहा, लिहाजा उसे बाहर निकालने के बाद कुछ देर धूप में रखा गया। फिर वन विभाग के अधिकारियों की मौजूदगी में किंग कोबरा को सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया गया। न्यूज़ 18 के लिए कोरबा से अब्दुल असलम की रिपोर्ट। और अब रायपुर से मिल रही है बड़ी खबर। नाबालिग से रेप का आरोपी गिरफ्तार। माना के एसओएस केंद्र में रेप का पूरा मामला है।
आरोपी युवक बिलासपुर का रहने वाला है। पूर्व में गिरफ्तार आरोपी से डीएनए मैच नहीं हुआ था। पीड़ित के बयान के बाद गिरफ्तारी हुई थी। एसओएस केंद्र में ये नाबालिग रहा करती थी। और सीहोर से बड़ी खबर, सलकनपुर धाम में चोरी के मामले में बड़ा अपडेट। आरोपी के खिलाफ 50,000 का इनाम घोषित किया गया है। सीसीटीवी के आधार पर एक हुलिया भी जारी किया है। विदिशा सांसद रमाकांत भार्गव ने भी मंदिर पहुंचकर जायजा लिया। कई जगह पर पुलिस की टीमें आरोपी की तलाश में रवाना की गई हैं। टीआई के नेतृत्व में जिले के थानों की टीम जांच में जुटी हुई है। अब तक कोई कामयाबी मिल नहीं पाई है। 50,000 का इनाम रखा गया है। विदिशा सांसद भी मंदिर पहुंचे हैं। बड़ा मंदिर है, प्रसिद्ध मंदिर है और खास बात सीएम यहां पर जाते हैं। उस मंदिर में आलम ये कि चोरी हो गई। पुलिस के भी होश उड़े हुए हैं। निलंबन तक की कार्रवाई हो चुकी है जिनके जिम्मे यहां पे सुरक्षा की जिम्मेदारी थी, पर आरोपी का कोई सुराग नहीं। 50,000 का इनाम घोषित किया गया है। हुलिया जारी किया गया, हुलिया सर्कुलेट करवा दिया गया है। सीसीटीवी के आधार पर तलाश की जा रही है। विदिशा सांसद भी पहुंचे, मंदिर पहुंचे। टीआई की अगुवाई में, टीआई के नेतृत्व में, टीआई की कप्तानी में टीम बनाई गई है, जिले के थानों की टीम, और जांच की जा रही है, पर सुराग नहीं है। सुराग के नाम पर सीसीटीवी फुटेज से निकाला गया खुलिया है। सीहोर से सहयोगी प्रदीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप, क्या कुछ अपडेट? ललित, सलकनपुर के मंदिर में चोरी को लेकर जिस तरह से सरकार गंभीर है और खासकर जिस तरह से गृह मंत्री इस पूरे मामले की समीक्षा कर रहा है, उसको चलते हुए ये पूरा ही मामला इस समय पुलिस के लिए गले की हड्डी बन गया है और लगातार जो जांच एजेंसी है वहां पे आके काम कर रही है। अभी जो अपडेट ये है कि जो पुलिस के सीसीटीवी फुटेज के अंदर जो आरोपियों के चित्र आए थे, उनके चित्र आज पुलिस ने जारी करे हैं। एसपी मयंक अवस्थी ने उनके ऊपर 50,000 का इनाम भी ललित घोषित किया है और सांसद रमाकांत भार्गव अभी मंदिर परिसर के अंदर ही मौजूद हैं। वो पूरे मामले की समीक्षा कर रहे हैं कि आखिर इतनी बड़े मंदिर के अंदर सुरक्षा को धता बताते हुए किस तरह से दो चोर आकर जाके सुरक्षा को जो है वो आईना दिखा रहे हैं। तो कुल मिला के पूरा मामला इस समय पुलिस के लिए तफ्तीश का विषय बना हुआ है और जिस ढंग से चोरों ने बहुत साफ गोई के साथ में यहाँ जो जिस तरह से उन्होंने हरकत को अंजाम दिया है, उसको लेकर पुलिस लगातार तलाश कर रही है। हालांकि जो सूत्र है हमारे उससे ज्ञात हुआ है, एक गाड़ी ट्रेस हुई है जो संदिग्ध गाड़ी है और एक संदिग्ध के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त है। लगातार टीमें ट्रेस कर रही हैं। टीमें जो है इस समय सीहोर के आसपास के 4 जिलों में पुलिस की टीम यहाँ से ललित गई हुई है और पूरी ताकत से पुलिस का ये कहना है कि इस पूरे मामले को ट्रेस हम करेंगे, इसीलिए वो सीसीटीवी फुटेज भी जारी नहीं कर रहे हैं। और सबसे ज्यादा बात है कि वो पुलिस के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो बाइट देने से भी मीडिया को कतरा रहे हैं क्योंकि उन पर इतना ज्यादा दबाव है। जी ललित, जाहिर तौर पर बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप इस तमाम जानकारी के लिए। इंदौर में किन्नर समाज के एक दल ने केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट, विधायक रमेश मेंदोला से मुलाकात कर समाधि के लिए जमीन मांगी है। दरअसल किन्नर समाज में मृत्यु के बाद शव को समाधि दी जाती है। नन्नालपुरा डेरा में होलकर स्टेट के द्वारा उन्हें जगह दी गई थी, लेकिन अब जगह की कमी के चलते इन्हें परेशानी हो रही है। देवास समेत अन्य जिलों में किन्नरों को जमीन मिल चुकी है। महाराष्ट्र के कुछ जिलों में भी किन्नरों के अंतिम संस्कार के लिए जगह मिल चुकी है, लेकिन इंदौर में इनकी सुनवाई पर, इनकी मांग पर कोई सुनवाई नहीं हो रही। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार।